दोस्तों PHP के इस पार्ट में हम देखेंगे कि PHP में सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, PHP के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, PHP में किसी चीज़ को हम प्रिंट कैसे करते हैं। दोस्तों PHP में हमें अपना पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी PHP की एक फाइल बनानी होगी जिसके अंदर हम अपना PHP का प्रोग्राम लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पिछले पार्ट में वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था और उसे स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में हमारा हुआ था ये वैम्प सर्वर, तो हमें उसमें जाना पड़ेगा। वैम्प सर्वर के लिए हम जाएंगे तो सी ड्राइव में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर वैम्प 64 नाम से एक फोल्डर बना होगा। हमें क्या करना है, उस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और उसके अंदर जाने के बाद हमें ट्रिपल डब्ल्यू नेम से एक फोल्डर मिलेगा, हमें इसे ओपन कर लेना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना कोई भी हम किसी भी नेम से एक फोल्डर बना लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर php2 नाम से बनाया हुआ है, तो आप किसी भी नेम से बना लेंगे और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें PHP की फाइल को रन करना है, यानी PHP का कोड लिखना है। PHP का कोड नॉर्मल किसी फाइल में नहीं रन हो सकता, उसके लिए हमें एक PHP की फाइल बनानी पड़ती है जिसका एक्सटेंशन होता है .php। चलिए हम एक फाइल बनाते हैं। राइट क्लिक किया और नीचे गए और यहाँ पर हम लिखते हैं index.php। index.php लिखा और एंटर मारा, तो ये पूछ रहा आर यू श्योर वांट टू चेंज इट, एक्सटेंशन कोई पूछ रहा, कह देते हैं यस। और पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने एक एडिटर इंस्टॉल किया था जिसका नाम विजुअल कोड स्टूडियो था, उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें जाएंगे तो अभी क्योंकि मेरा ये वो फोल्डर ओपन हुआ है इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट शो करने लगा। यदि आपके में ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ओपन करेंगे तो आप में ब्लैंक आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद उस डायरेक्टरी पर चले जाना है, जैसे वैम्प 64 www और जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने php2 नाम से बनाया हुआ, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेना है, फिर ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कोड लिखना हुआ है। तो जैसे index.php नाम से हमने फाइल बनाया और उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये फाइल ओपन हो गई, अभी ब्लैंक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट PHP का कोड लिखना ओपन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि इसमें लिखना है तो आपको पर्टिकुलर कुछ सिंटैक्स है PHP के जिसमें आपको PHP का कोड लिख सकते हैं। जैसे PHP को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, PHP का यदि कोड आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, फिर क्या करना है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये क्या होता है, PHP का एक कोड होता है। इस कोड के इस सिंटैक्स के बीच में ऐसा कर देता हूँ, जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, वो PHP का कोड होगा और वही एग्जीक्यूट होगा हमारा सर्वर पे। अब हम यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आगे इसको बताऊंगा। जैसे लिखता हूँ एको। एको का मतलब ये होता है कि यदि किसी चीज़ को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसको एको एक फंक्शन होता है, इसके थ्रू में हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे एको लिखा और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो। हेलो लिख दिया। डबल कोट से इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अब इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लिखा एको हेलो। अब हमें क्या करना है, इस हमने PHP के अंदर ये एको हेलो लिख दिया। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है सर्वर पे। तो क्या करेंगे, हमने अब सर्वर बनाया हुआ था, ये कुछ पुराना सारा php2। आपको क्या करना है, लोकल होस्ट आप जैसे लिखेंगे उसके बाद आपको क्या लिखना है, अपने फोल्डर का नाम लिखना है php और उसके बाद आपको एंटर मार देना। केवल बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाय डिफॉल्ट PHP में index.php, यदि आप फोल्डर का नेम केवल दे देते हैं तो index.php ओपन होती है, लेकिन वो शो नहीं होती है। यदि आप लिख देंगे यहाँ पर लिख भी देते हैं index.php, तब भी यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर ये शो हो रहा है, लेकिन यदि हम इसको हटा देते हैं, केवल इतना भी रहने देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये
हमारा ये PHP क्या करती है कि जो फोल्डर होता है उसमें index.php बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है, जो यहाँ पर शो नहीं होती लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ओपन हो जाती है। यदि आप किसी और नेम से अपने PHP फाइल को बनाते हैं फिर आपको पर्टिकुलर PHP फाइल का नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा तभी वो ओपन होगी। यहाँ पर index.php है तो इसका ये फायदा हो जाता है। दोस्तों PHP में कमेंट करने के कुछ 3 तरीके होते हैं। जैसे हम देखते हैं ये हैज होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है और यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश स्टार, जो भी आपने कमेंट लिखा होगा वो होगा, और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ये कमेंट का यूज करते क्यों हैं। जब भी हम कोई बड़ा फाइल प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करना होता है कि बहुत सारे हम कोड लिखते हैं, और जब बहुत सारा कोड लिखते हैं तो हो सकता है कि हम भूल जाएं कहाँ पर हमने क्या किया हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि उसमें हम बता देते हैं कि हमने यहाँ पर एक्चुअली किया हुआ है, जिससे हम आसानी से यदि फ्यूचर में उसको हम ओपन करते हैं तो आसानी से हम समझ सकें। और जो भी हम कमेंट करते हैं ये कभी PHP द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ये हैज और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इको हेलो लिखा था, अब हमें इसके बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर हैज लगाएंगे और उसके आगे लिख देंगे, तो अपना कुछ भी लिख सकते हैं हम कमेंट में। हम जैसे हम एग्जांपल पे लिख देते हैं समझने के लिए, दिस इज हेलो कमेंट। ठीक, तो ये दिस इज हेलो कमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम कंट्रोल से सेव करते हैं और जाकर देखते हैं क्या ये डिस्प्ले होता है। रिफ्रेश किया, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ दूसरा है, इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, शिफ्ट एल और डाउन एरो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं GOOD, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज गॉड कमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस कोड के बारे में ऊपर लिख कर बताया हुआ है ताकि ये क्या है। और इसको हम देखते हैं अपने सर्वर पे क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं, गुड तो आ गया लेकिन इसके ऊपर ये लिखा हुआ ये चीज नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। ये इसको हमने गुड को समझने के लिए ये क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पर ये कमेंट किया हुआ था। अब कभी कभी होता है कि हम बहुत लंबा कमेंट लिखते हैं और वो सिंगल लाइन में नहीं आ सकती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं। इसके लिए हम क्या करना होता है, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, और ऐसे करके इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जितने भी लाइन का चाहें। यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दे रहे हैं, एंटर मारा, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया क्योंकि ये मल्टीपल लाइन्स में है। इसमें हम कुछ भी ऐसे पूरा लिख सकते हैं, फिलहाल जितना समझना होगा हम उतना ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव किया और इसको अपने सर्वर को देखते हैं, देखिए कुछ नहीं शो हो रहा। तो ये होते हैं 3 प्रकार के कमेंट। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि PHP में वेरिएबल को कैसे हम यूज करते हैं। PHP में वेरिएबल हमेशा डॉलर से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये PHP में वेरिएबल को लिखने का राइट तरीका है। रेड कलर से है ये गलत तरीका है। जैसे PHP में कभी भी हम लिखेंगे तो PHP में वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट होगा और उसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेम, जैसे लिखा हुआ माई अंडरस्कोर नेम, ये एक वेरिएबल नेम हो गया। PHP में वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ पर ये माई नेम लिखा हुआ है, M स्मॉल है, और ये सेकंड वाले में क्या है कि M कैपिटल है। लिखा दोनों सही है, लेकिन यदि आपने ये वेरिएबल यूज किया हुआ है और यदि आप कहीं पर धोखे से क्या करते हैं कि आप अपने स्मॉल m को कैपिटल M लिख देते हैं तो ये वेरिएबल नहीं समझा जाएगा, इसको एक नया अलग वेरिएबल समझा जाएगा। तो इसलिए आपको करना ये है कि कभी भी वेरिएबल को लिखते समय हमेशा उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव होता है। यदि आपने किसी वेरिएबल को माई अंडरस्कोर नेम यूज किया हुआ है और यदि आप इसको
फर्दर कहीं पर आगे अपना यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको करना ये है कि हमेशा इसी को रिमेम्बर कर रखना है कि आप माई अंडरस्कोर नेम ही आपका वेरिएबल का है। यदि इसे कैपिटल एम वाई अंडरस्कोर नेम करेंगे तो उसको अलग समझा जाएगा। ठीक है। PHP में वेरिएबल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि PHP में जब भी हम वेरिएबल बनाए तो सबसे पहले ये हमारे न्यूमेरिक लेटर इसको ना लिखें। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये इसको PHP में गलत समझा जाएगा। PHP में ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। आप बाद में यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर _1 लिखा हुआ है तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरा, अब यदि आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसे स्पेस नहीं दे सकते। आपको हमेशा उसको यदि स्पेस देना भी है तो आपको अंडरस्कोर से आपको ऐड करना होगा, नहीं तो आपको स्पेस नहीं देना। बिल्कुल ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो PHP में वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किए जाते हैं। चलिए PHP के वेरिएबल के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने PHP में वेरिएबल लिखने को देखा था, डॉलर से स्टार्ट करते हैं और जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं माई अंडरस्कोर नेम। आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वैल्यू देते हैं हम 10। ठीक है, 10। और 10 देने के बाद यदि हमें इस 10 को इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। यदि मैं इसको अभी से रिफ्रेश कर दूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं शो होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हेलो लिखे हुए हैं, यदि हमें इसको डिस्प्ले नहीं करना है इसको हम ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं। _/ लगाया और कमेंट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएबल हमने बनाया हुआ माई अंडरस्कोर नेम, इसमें हमने साइन किया हुआ है 10। ठीक है। इस वेरिएबल को हमने 10 दे दिया हुआ है और हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ नहीं दिख रहा। यदि हमें इसको 10 को दिखाना है तो हमें इसमें 2 तरीके से हम दिखा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन होता है इको, दूसरा होता है प्रिंट। दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इको से दिखाते हैं। जैसे इको लिखा हुआ है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले को। ठीक है, इको है, मैंने इसको कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेव कर लिया इको और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रंट एंड में, रिफ्रेश करते हैं, 10 आ गया। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर इको की जगह यदि हम प्रिंट कर देते हैं तभी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों डिस्प्ले कराने के लिए है। ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल बनाते समय ये अंडरस्कोर हटा भी सकते हैं। देखिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एरर आ गया। एरर इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ माई नेम और यहाँ पर हमने प्रिंट क्या कराया हुआ है माई अंडरस्कोर नेम, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा हमने वेरिएबल के जैसे देखा था कि एरर कब आती है। यदि हम डॉलर के बाद 1 लिख देते हैं, एक न्यूमेरिक लेटर। ठीक है, और यदि यहाँ पर 1 किया हुआ है, चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता। ये देखिए क्या हो गया, पास एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। कोई भी वेरिएबल जो होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माई नेम और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं माई नेम। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, 10 आ गया। ये आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर माई नेम ऐसे लिखा हुआ है और हम यहाँ पर माई नेम क्या कर लेंगे, कैपिटल M कर लेंगे। कैपिटल M कर लिया और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है। यदि यहाँ पर स्मॉल m है तो यहाँ पर आपको स्मॉल m ही देना पड़ेगा, तभी ये रन करेगा। और दूसरी चीज, यदि आप सोच रहे हैं माई नेम, हम वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे कर देंगे, माई स्पेस नेम इक्वल टू 10 और यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे। ये उसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तुरंत एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। देखते हैं लाइन नंबर 15 देखिए, ये बता रहा है आपका वेरिएबल ही गलत है। तो आपको क्या करना है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आप परसेंटेज भी नहीं यूज कर सकते। जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं अब स्पेस तो दे नहीं सकते, हम कुछ भी भर देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज ही भर देते हैं।
तो ये भी नहीं कर सकते। देखिए एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर आप इससे अच्छा अंडरस्कोर यूज कर लें, ये आपको स्पेस यूज करना है तो अंडरस्कोर यूज कर लें। चलिए हम देखते हैं PHP में कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है। इंटीजर, डबल, बूलियन, नल, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट्स। चलिए हम इन सभी का एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको असाइन किया हुआ है 10, ठीक है, और इसको हम var dump का यूज इसलिए करते हैं कि हमें पूरे इंफॉर्मेशन दे देता है हमारे वेरिएबल के बारे में, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर कि ये क्या है, ठीक है। हमने var dump लिखा हुआ और उसके अंदर अपना वेरिएबल असाइन कर दिया, वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने वेरिएबल में लिखा हुआ है 10, ठीक है। 10 क्या है हमें यदि देखना है तो स्क्रीन पर चलते हैं, रिफ्रेश में लिखा हुआ इंट, यानी इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर टाइप, ठीक है। यदि हम इसको कर देते हैं, अब देखते हैं रिफ्रेश, फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लिख देते हैं ट्रू, ये यहाँ पर क्या हो गया, बूलियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं एरे, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं, इसके अंदर हमने HTML CSS और गुड बना दिया, एक एरे बना दिया इससे, ठीक है। और इसको हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, एरे, और इसका साइज है 3, मतलब 3 है, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि ये जो HTML है ये स्ट्रिंग है, CSS स्ट्रिंग है, गुड स्ट्रिंग है, और इसकी लेंथ बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लिख देते हैं NULL, नल, तो ये बताएगा नल, ये नल टाइप का है, ठीक है। यदि आपको किसी स्ट्रिंग को लिखना है तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डबल कोड या फिर सिंगल कोड, इसके बीच में जो भी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग समझा जाएगा, ठीक है, PHP के वेरिएबल के द्वारा। तो इसको हम लिखते हैं, जैसा लिख देते हैं हेलो बी, हमने लिखा हेलो बी, और इसको हम देखते हैं क्या लिख कर आया, लेंथ इसकी 7 है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी जगह हम डबल कोड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं डबल कोड, जिसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या समझा जाएगा, स्ट्रिंग समझा जाएगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं PHP में वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, फंक्शनल पैरामीटर्स का एक होता है, और स्टैटिक वेरिएबल होता है। चलिए हम इसका एक एक एग्जांपल भी देखते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है $x = 6, यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है माई फंक्शन, और उसके अंदर लिखा हुआ है हमने $x = 5, और उसके अंदर हमने लिखा एको कराया हुआ है इनसाइड फंक्शन x, और इस फंक्शन के बाहर हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है माई फंक्शन नेम से, और उसके बाहर हमने ये लिखा हुआ है एको कराया हुआ है आउटसाइड फंक्शन x। यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर यदि $x = 6 और फिर यहाँ पर लिखा हुआ x = 5, ठीक है, और इसके अंदर में इको कराया हुआ था। जो कोई भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है, वो केवल इस फंक्शन के अंदर तक ही काम करता है, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पर x5 इक्वल बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एको कराया हुआ है, तो ये जो एको है वो केवल यहाँ पर 5 $x की जगह केवल 5 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर आउटसाइड फंक्शन के बाहर यहाँ पर हमने $x कराया हुआ है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये 5 यहाँ भी काम आएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा, काम आएगा ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि जो किसी फंक्शन के अंदर काम करता है वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल जो इस फंक्शन के बाहर है वो आएगा 6। तो इसको हम चलिए स्क्रीन पर देखते हैं क्या आता है। इनसाइड फंक्शन 5, आउटसाइड फंक्शन 6, जैसा ये देखिए जैसा हमने बताया हुआ था, ये क्या हो गया, तो ये 6 क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, और 5 क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। चलिए हम देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है माई वेरिएबल नेम से, और उसके अंदर हमने पास किया हुआ है $वैल्यू, और उसके अंदर हमने इको कराया हुआ है
इको वैल्यू। ये क्या हो गया, एक पैरामीटर पास किया हुआ है हमने इस वेरिएबल को, इस फंक्शन को, और इस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास किया हुआ है वैल्यू, और इसको हमने इको कराया हुआ है, ठीक है। और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है और इसके अंदर हमने लिखा है 20, यानी हमने इस फंक्शन को हमने क्या किया हुआ है कि हमने 20 पास किया हुआ है। तो ये क्या होगा, 20 इस वैल्यू में जाएगा और यहाँ से जाकर हमने इस डॉलर वैल्यू नाम से अपना वेरिएबल बनाया हुआ है, और इस वैल्यू के थ्रू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल में आएगा और इसको हमने इको करा दिया। ये ऐसे काम करेगा। इसको हम प्रिंट करा कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं कि इसको हम 30 दे देते हैं, 30 दे दिया, तब क्या होगा, हमने फंक्शन जो बनाया हुआ है इसमें हमने 30 पास कर दिया, तो अभी क्या होगा, 30 इस यहाँ पर जाएगा, इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसके अंदर का वेरिएबल हमने क्या किया हुआ, इको करा दिया इसी वेरिएबल को, तो इसके अंदर जो 30 है वो इको हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 30। तो ये क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर्स। तीसरे टाइप का वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये कोड लिखा हुआ है, ये फंक्शन बनाया हुआ है माई वेरिएबल नेम से, और इसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या होता है कि जैसे पहले हम क्या होते थे, वेरिएबल बनाते थे, जैसे डॉलर से वेरिएबल बनाया, $n इक्वल टू उसे कुछ असाइन कर दिया, और वो क्या होता है, सिंपल वेरिएबल हो जाता था। लेकिन जब स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उससे पहले क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टैटिक लिखना भी पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल में स्टैटिक, तो आपको एक स्टैटिक लिखना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का ये फायदा होता है, जैसे हमने पिछली बार जब लोकल वेरिएबल बनाया हुआ था तो वो केवल इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा था, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा था। और क्या हो रहा था, जैसे हम फंक्शन कॉल करते थे तो वो यहाँ पर यूज होता, फंक्शन क्या होता था, एन असाइन, उसको 0 असाइन होता था, और उसके बाद वो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाता था ये फंक्शन, तो उसके बाद क्या हो जाता था कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता था, यानी इसको जब हम दोबारा कॉल करेंगे तो उसके अंदर दोबारा 0 ही असाइन होगा और फिर से वो एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो क्या, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पर स्टैटिक हटा दिया, यहाँ पर क्या किया, रिफ्रेश करा, यहाँ पर क्या आया आंसर 1, यहाँ पर डिस्प्ले 1 आ रहा है, ठीक है। इसको हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर दिया, क्या आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। एक बार और इसको कॉल करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, 1 आ रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको स्टैटिक बना देते हैं, स्टैटिक बनाने से क्या हो जाता है, जैसे हमने लिखा हुआ $n इक्वल टू 0, फिर हमने क्या किया, इसको प्लस प्लस कर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने एको कर दिया $n को और उसको br लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन स्टैटिक है, 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 0 असाइन था, ठीक है, 0 था फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, यानी 0 से 1 बढ़ गया, और 1 बढ़ गया तो इसके अंदर क्या हो गया, 1 आ गया, और उसके बाद इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जब इसको एक बार और कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो हमने जो फंक्शन बनाया हुआ था जिसमें ये जो वेरिएबल n है इसके अंदर की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इसके अंदर क्या है, 1 पहले से है, हमने दोबारा कॉल कर दिया तो यहाँ से 1 तो पहले से रहेगा, और उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद वो 2 क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ गया, जिसको हम एक बार और कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को। क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमने दूसरी बार कॉल किया था तो यहाँ पर 2 आ गया था, तीसरी बार जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा इसके पास, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो जाएगा, और $n के अंदर 3 है तो ये 3 ये एको कराएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, $3 आ गया, ठीक है। दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।